यहाँ पे मेरी आवाज चली गई थी, एक बार वापस से बता देता हूँ। ट्रेंड ऑफ रेशियोज, ये सब देखने के लिए जब तुम समरी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब 6 पॉइंट पे इंपॉर्टेंट अटेंशन दोगे। टर्नओवर देखोगे कि भाई टर्नओवर में कोई ऐसा प्रोडक्ट है क्या जिससे ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, तो उस सब पे इंपॉर्टेंट अटेंशन देना। फिर वेज स्ट्रक्चर देखोगे, क्या वेज रेट है, क्या वेज टोटल वेज कितनी आ रही, वेज रेट कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, लेबर यूनियन कैसा है। डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस देखोगे, राइट, कि एडिक्वेट प्रोविजन मेड फॉर डेलिपिटेशन चार्जेस और नॉट। डेलिपिटेशन चार्जेस मतलब लीज होल्ड प्रॉपर्टी से जब अपन छुटकारा ले रहे, एट द एंड ऑफ द लीज, जब अपना खत्म हो गया लीज पीरियड तो अपन हटाएंगे सारी चीजें। तो रिमूवल एक्सपेंस ये सब वो सब की बात कर रहे हैं। मैनेजरियल रेमुनरेशन में चेक करोगे कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, जो सेक्शन बोलते हैं सेक्शन 197 198, तुमको याद होगा तो बचपन में, और अभी तुमको कंपनी लॉ में भी देखना है जब तुम लॉ पढ़ोगे। जितना टाइम डिवोट किया उसके हिसाब से मैनेजरियल रेमुनरेशन जारी की नहीं। एक्सेप्शनल नॉन रिकरिंग आइटम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को। जैसे लेट से अगर लॉस बाय फायर है, तो लॉस बाय फायर को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड बैक कर दूंगा, राइट। कोई एक्सेप्शनल गेन हो गया मेरे को, अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ गया है, कोई एक ऐसा एक्सेप्शनल गेन है वो, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। लॉस है तो प्लस कर दूंगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैंने बताया कि जनरली ये एक्सेप्शनल आइटम होता है, जनरली ये फ्लक्चुएटिंग आइटम होता है, नॉन रिकरिंग होता है, ना कि रिकरिंग। क्यों? क्योंकि हर 3-4 साल बाद एक मेजर रिपेयरिंग होती है, मेजर हॉल ओवरऑल होता है। तो ओवरऑल रिपेयरिंग ये हर 3-4 साल बाद जो होती है, ये वाला जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है ये नॉन रिकरिंग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो तुम्हारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टाइप का अगर तुम रिपेयरिंग करवाते हो, वो तुम्हारा क्या है, रिकरिंग है। तो अकॉर्डिंगली तुमको एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा कैसे करना है। अनयूजुअल ईयर है मान लो जैसे कोरोना काल वगैरह का, तो उसको तुमको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो साल को अपने प्रॉफिट कैलकुलेशन के एवरेज प्रॉफिट निकालना है अगर तुमको पिछले 5 सालों का, तो तुमको देख लेना पड़ेगा कि उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है। और ये सारे पॉइंट को अपन ने याद कैसे किया, कोरोना काल में WTD मतलब वेज वेज टर्नओवर एंड डेप्रिसिएशन। WTD होल टाइम डायरेक्टर को मैनेजरियल रेमुनरेशन नहीं देना एक्सेप्शनल था, तो मैनेजरियल रेमुनरेशन वाला पॉइंट भी हो गया, एक्सेप्शनल वाला पॉइंट भी हो गया अपना। बैलेंस शीट आइटम मैंने तुम लोग को पढ़ने बोल दिया है, होमवर्क है, तुम लोग रीड कर सकते हो आराम से इजीली। एंड अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन में, टर्नओवर टर्नओवर टर्नओवर। क्वेश्चन क्या है, इन असेसिंग टर्नओवर व्हिच बिजनेस वुड बी एबल टू मेंटेन इन फ्यूचर फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकिंग इन अकाउंट। क्वेश्चन क्या आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी ऑफ द टर्नओवर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर, फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर। और ये बता दूं, ज्यादा दूर मत जाओ, कब है क्वेश्चन ये, अभी नवंबर 22 का क्वेश्चन है, नवंबर 22 का क्वेश्चन अभी जस्ट आया। फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी ऑफ द टर्नओवर, तो भाई टर्नओवर तुम्हारा कितना अगर आ रहा है, मान लो 350 लाख, 350 लाख का टर्नओवर है, मान लो 3.5 करोड़ का टर्नओवर है। तो ट्रेंड देखोगे कि भैया पुराना ट्रेंड कैसा है, 2.5 था, फिर 3 था, फिर 3.5 हुआ था, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होगा, 4 हो सकता है। मार्केटेबिलिटी देखोगे अपने प्रोडक्ट कि हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो सेचुरेटेड हो गया क्या मार्केट, क्या पूरा एक्सप्लॉइट हो चुका है क्या मार्केट, क्या बाकी लोग भी घुस गए क्या मार्केट में हमारे। प्रोडक्ट वाइज एस्टिमेशन करोगे, सारे प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केटेबिलिटी चेक। पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन क्या है, क्या देखो ममता आ जाएगी क्या मोदी को हटा के, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। कंपटीशन, क्या डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है क्या, क्या कंपनी के शेयर में टोटल ट्रेड कांस्टेंट है कि फ्लक्चुएटिंग हो रहा है, मतलब हमारा मार्केट शेयर, हमारा शेयर कंपटीशन में हम कैसे है ओवरऑल। तो मैंने बाजू में ममता की फोटो क्यों डाली है, दीदी दीदी, हाँ, क्योंकि अपना इसको याद करने का ट्रिक है क्या कि टीएमसी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ममता कहाँ से है, टीएमसी पार्टी से। टीएमसी पार्टी पता है, ट्राइमुल कांग्रेस, ट्राइमुल कांग्रेस ऐसी कुछ पार्टी का नाम है, ट्रैमुल कांग्रेस ऐसा कुछ नाम है उसका। ट्रैमुल देख रहे हो, फूल है, 3 ठोक, 3 फूल, लोगो आंसर के पीछे दिख रहा होगा। तो एक से याद रख सकते हो, टीएमसी एक पॉलिटिकल पार्टी, टीएमसी मतलब टी से ट्रेंड, एम से मार्केटेबिलिटी, सी से कंपटीशन, पॉलिटिकल से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो ये 4 पॉइंट है, सिंपल, ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, बढ़िया 4 के 4 मिलेंगे अगर प्रॉपरली ये लिख दोगे तो। नवंबर 22 का क्वेश्चन आया था अभी जस्ट। ये सारी बातें तुमको देखनी रहती है, राइट।
अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखेंगे अपन। दो टाइप की इन्वेस्टिगेशन होते हैं जनरली। एक मैंने बताया था स्टेचुटरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये कंपलसरी तुमको करवाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के कारण। और दूसरा होता है नॉन स्टेचुटरी। नॉन स्टेचुटरी मतलब कोई लॉ कंबाइन लॉ मैंडेट नहीं कर रहे, लेकिन जैसे तुमको पार्टनरशिप के लिए गुडविल डिटरमाइन करनी थी तो तुमने मेरे को अपॉइंट किया था एज एन इन्वेस्टिगेटर। वैसे और भी रीजन हो सकते हैं जहाँ पे इवन तो लॉ नहीं बोल रहे लेकिन तुम नॉन वॉलेंटरीली, सॉरी वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली नॉन स्टेचुटरी है लेकिन वॉलेंटरीली तुम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो। क्लियर है? तो देखो स्टैट्यूटरी में मैंने क्या बताया, स्टैट्यूटरी में क्या आएगा, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, कंपनी एक्ट के प्रोविजन, जो कि मैंने क्या बताया सेक्शन 206 से लेके 229 तक का चैप्टर तुमको ऑलरेडी करना ही है कंपनी लॉ में। सेम है सेम। और मैं बता दूं यहाँ से ऑडिट से उतना चांस नहीं आने का जितना वहां से तो पक्का आएगा ही आएगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन ये चैप्टर से पक्का है लॉ में, इनकेस लॉ रहता है तो। और नहीं तो भी अपन यहाँ पे अब कर लेते हैं, कुछ सेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ सेक्शन दिए है, वो सेक्शन अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। 210 दिए, 212 दिए, 213 दिए, 216 होगा, 219 होगा, ठीक है, एंड 215, 217 भी है। हाँ, इतने सेक्शन अपन को करने। तो देखो 210 क्या बोलता है, 210 बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लग रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्यों लग रहा है उसको? क्योंकि आरओसी बोली है उसको। कौन बोला है? आरओसी बोली है कि ये कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवाना है मेरे को। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन बोली है? आरओसी बोली है। इंस्पेक्टर बोला है, या फिर शेयर होल्डर बोले, शेयर होल्डर लोग खुद बोले। शेयर होल्डर मतलब एसआर यानी स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया। एसआर मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लोगों ने अप्लाई किया, या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इससे लग रहा है उसको अपने, खुद इससे क्या कर रहा है, इन पब्लिक इंटरेस्ट उसको इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो मार्क करना वर्ड इंपॉर्टेंट क्या, मे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे आरओसी, इंस्पेक्टर, शेयर होल्डर्स एसआर पास करके, लेकिन डिस्क्रिप्शन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मे लॉ की लैंग्वेज, पूरी लॉ की लैंग्वेज ही रखो मैंने। मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यहां तक एक पॉइंट हुआ अपना, ये सब सेक्शन 1 है, ये सब सेक्शन 1 है सेक्शन 210 का। सेक्शन 210 का सब सेक्शन 2 बोलते हैं कि अगर ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि ये कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराना है, ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि ये सेक्शन, ये कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराना है, तो मार्क करना वर्ड क्या है, शैल। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ दैट कंपनी, ये सब सेक्शन 2। Central government would appoint one or more person as inspector to investigate into affairs and to report in manner as central government may direct। ठीक है, इंस्पेक्टर वगैरह अपॉइंट करेगा वो। फिर मैं तुमको बता रहा था सेक्शन 212 में एसएफआईओ होता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एसएफआईओ। ये ऐसा क्यों है यहाँ पे कि कुछ फॉन्ट छोटे हैं कुछ फॉन्ट बड़े हैं? तुम्हारे बुक में भी है क्या वैसा? बुक में ठीक लग रहे हैं, इतना ज्यादा वहां पे अजीब लग रहे थे। तो देखो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में क्या होता है, ये एक अलग से इस्टेब्लिश्ड फ्रॉड एजेंसी टाइप का है, मतलब इन द सेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है समझ लो। जहां पे अगर तुमको लग रहा है कि कोई डीप में रिसर्च या डीप में इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये ऑफिस में काम चले जाएगा इन्वेस्टिगेशन का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है अगर मे, तो वो ऑर्डर कर सकती है, असाइन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, किसको? सीधा एसएफआई ऑफिस को, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को। जहां अगर उसको लग रहा है इट इज कंसीडर नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट, वही लोग, अगर कौन लोग बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, या तो आरओसी बोलेगी, इंस्पेक्टर बोलेगा, या शेयर होल्डर बोलेंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट को इन पब्लिक इंटरेस्ट करे, या फिर एक और एक्स्ट्रा दिया होगा क्या, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोई डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन कर देगी किसको? एसएफआईओ को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएफआईओ को केस दे दिया, केस किसके पास है अब? एसएफआईओ के पास, तो बाकी कोई एजेंसी अब केस के ऊपर वर्क नहीं करेगी। ठीक है,
एसएफआईओ के पास एक बार केस चले गया तो और कोई एजेंसी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, और कोई भी एजेंसी, सीबीआई हो चाहे कोई भी हो, वो केस के ऊपर वर्क नहीं करेगी। एसएफआईओ shall follow manner and procedure as provided and submit its report to central government। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्ट करेगी सबमिट करने के लिए, इंटरिम रिपोर्ट एक सबमिट करने का है, राइट। एंड वेयर रिपोर्ट स्टेट्स दैट फ्रॉड हैज टेकन प्लेस ड्यू टू सच फ्रॉड, एनी डायरेक्टर, केएमपी, अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, या कोई और बंदा फ्रॉड किया है या अनड्यू एडवांटेज लिया है, उसको अगर फायदा हुआ है कोई भी तरीके से, कैश के रूप में हो, एसेट के रूप में हो, कोई भी मैनर में हो, तो सीजी क्या करेगी, फाइल एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर डिसगॉर्जमेंट। डिसगॉर्जमेंट मतलब समझते हो, डिसगॉर्जमेंट वाला बहुत जगह पढ़ोगे तुम लोग कंपनी लॉ में, इवन तुम्हारे नॉर्मल लॉ के जो है सेक्शंस, कंपनी लॉ या जो तुम्हारा लॉ सब, तो डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर होता है। डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर, डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर में क्या होता है कि मान लो तुमने फ्रॉड किया या तुमने कुछ भी मैनिपुलेशन किया, तुमको जितना फायदा हुआ तुमको कंपनी को वापस देना पड़ेगा, या उस पर्सन को देना पड़ेगा जिस पर्सन को नुकसान हुआ। डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर पास किया जाता है। तो डिसगॉर्जमेंट मतलब वही, जिसको जितना फायदा हुआ वो वापस लौटाएगा। फिर देखो 213, 213 में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स अगर आप बोल रहे हैं ना, ये स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं ये अपन को नहीं याद रखना है, वो तुम लोग कंपनी लॉ में पढ़ लेना, ठीक है। 110 या 100 ऐसा कुछ तो भी था, मेरे को भी याद नहीं अभी। बट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सपोर्टेड बाय सच एविडेंस, या फिर एप्लीकेशन टू इट इज मेड बाय अदर पर्सन, और अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है, ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड कि हाँ भैया इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, तो उस केस में कब वो इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, ये सब केस में अगर उसको लग रहा है कि जो बिजनेस किया जा रहा है ना, वो उसका बिजनेस का इंटेंशन ही फ्रॉड करना है, बिजनेस का इंटेंशन ही टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और टू डिफ्रॉड द कंपनी, or that the company was formed for fraudulent or unlawful purpose, company was formed for fraudulent or unlawful purpose, or members of the company have not given all the information with respect to its affairs of the company, so investigation can be ordered by the tribunal after giving OBH। और अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट इज प्रूव कि बिजनेस सही में वाकई में डिफ्रॉड करने के लिए किया गया था, क्रेडिटर्स को उल्लू बनाने के लिए किया गया था, मेंबर्स को डिफ्रॉड करने के लिए किया गया था, पर्सन कंसर्न इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैज बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मतलब जो प्रमोटर है, जिन लोगों ने कंपनी बनाई है, या जो कंपनी के मेन सीईओ चेयरमैन पोजीशन में आ रहे हैं कि एमपी पर्सन है, वो लोगों ने फ्रॉड की गिल्टी अगर वो लोग, तो उस केस में वो सारे पर्सन जो लोग गिल्टी है उनके ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी आएगी। पर्सनल लाइबिलिटी मतलब समझते हो ना, पर्सनल लाइबिलिटी मतलब सारे एसेट लाइबिलिटी, सारे एक एक चीज, कपड़े मकान सब बेच के देना पड़ेगा, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड ऑल्सो, शैल ऑल्सो बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू भी आता है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर, हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। अभी अपन ने देख रहे थे ना कि अगर आरओसी चाहे तो इंस्पेक्टर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा, सेक्शन 210 में देखे थे, देखो 210 में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी एक इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके बिहाफ में। तो इंस्पेक्टर किसको करेगी, क्या किसी फर्म को कर सकती है, नहीं। क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट को कर सकती है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, इंडिविजुअल, इंपॉर्टेंट, एक इंडिविजुअली अपॉइंट किया जा सकता है एज एन इंस्पेक्टर। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं गया हूँ मान लो इन्वेस्टिगेशन करने, और मेरे को लग रहा है कि ये तो ठीक है, यहाँ पे तो मुझे मिल गए जो जो मिलना था, लेकिन मेरे को लग रहा है इससे रिलेटेड जो कंपनीज है ना, जो रिलेटेड कंपनीज है वहां पे अगर मैं और पूछताछ करूँ ना, तो मेरे को और डिटेल में और बाकी जानकारी मिल जाएगी, और डिटेल में पता चलेगा और कौन कौन से फ्रॉड है, ये कंपनी ने और क्या क्या कंपनी के साथ मिल के फ्रॉड किया है। तो कौन कौन से कंपनी के साथ मिल के फ्रॉड किया है अगर ये पता करना है, तो मेरे को रिलेटेड कंपनीज जो है उनकी रिलेटेड कंपनी से भी इंक्वायरी करने का पावर होना चाहिए। तो इंस्पेक्टर को पावर दिया गया है क्या, कि भैया अगर तेरे को रिलेटेड कंपनीज का भी अफेयर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, उनके बिजनेस के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करना है, तो तुम कर सकते हो। यहाँ पे इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 210, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 212 एसएफआईओ वाला, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 213। तो सेक्शन 219 बोलता है कि तुम्हारा 210, 212 या 213 का इंस्पेक्टर है ना, तो उसके पास पावर है कि वो रिलेटेड कंपनीज का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो अब बात आती है किसका इन्वेस्टिगेशन, रिलेटेड कंपनीज कौन होगी। तो पहली बात इंपॉर्टेंट मार्क करो, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एमसीक्यू आएगा इससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा क्या, मैंडेटरी है।
अगर तुमको रिलेटेड कंपनीज का जाके इन्वेस्टिगेशन करना है तो कल उठ के जाके नहीं कर सकते, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लो और फिर जाना किसके पास, रिलेटेड कंपनीज के पास। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये भूल जाओगे। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी, ये बात भूल जाओगे। सीजी का अप्रूवल मैंडेटरी प्री रिक्विजिट है, प्रायर प्रायर सीजी अप्रूवल लगेगा। और उसके बाद तुम कौन कौन सी कंपनी का जा सकते हो, देखो 4 कंपनी दी है, ए बी सी डी। पहला तो एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जहां पे एट एनी रेलेवेंट टाइम हैज बीन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है, या फिर सब्सिडरी कंपनी और फिर होल्डिंग कंपनी। मतलब एज एट एनी रेलेवेंट टाइम मेरी सब्सिडरी कंपनी थी वो, या मेरी होल्डिंग कंपनी थी, या फिर मेरी होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी थी। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में, को सब्सिडरी, राइट। तो मेरी सब्सिडरी, को सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी, इनका मैं करने जा सकता हूं अगर मेरे को लग रहा है तो, आफ्टर अप्रूवल ऑफ सीजी। दूसरा, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज एट एनी रेलेवेंट टाइम बीन मैनेज्ड बाय एनी पर्सन एज एमडी और मैनेजर। मतलब कि जो हमारा कंपनी का एमडी और मैनेजर है, जो हमारे कंपनी का एमडी और मैनेजर है, वो एट एनी रेलेवेंट टाइम उस कंपनी में भी एमडी या मैनेजर था, उस कंपनी का भी एमडी या मैनेजर था, मतलब उस कंपनी को भी उसने मैनेज किया हुआ है, या वो कर रहा है, या तो कर रहा है या कर चुका है। तो वो कंपनी भी हमारी कौन सी कंपनी होगी, रिलेटेड कंपनी। मान लो मैं कंपनी का एमडी मैनेजर हूँ अभी, और मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले 4 साल के लिए कंपनी को एमडी मैनेज किया था, एमडी बना था मैं। तो वो एट एनी रेलेवेंट टाइम कॉमन अगर थे, कॉमन अगर एमडी मैनेजर थे तो भी हो जाएगा। तो भी तुम उस कंपनी का क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन, ऑफ कोर्स विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सी पॉइंट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट whose BOD comprises nominees of company or is accustomed to act as per the direction instruction of the company। मतलब दूसरी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेरे इशारों पे नाच रहे हैं, मेरे कंपनी के इशारों पे नाच रहे हैं, तो वो कंपनी भी मेरी क्या हो गई, रिलेटेड कंपनी। एंड चौथा क्या हो गया, एनी पर्सन हु इज और हैज एट एनी टाइम बीन कंपनी का एमडी और मैनेजर या एम्प्लॉय। ऐसा कोई भी बंदा जो मेरे कंपनी का एमडी था, मैनेजर था या फिर एम्प्लॉय, वो सब का तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। मेरे कंपनी का कोई भी एट एनी रेलेवेंट टाइम एमडी था, मैनेजर था या एम्प्लॉय था, लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। मेरे कंपनी में एट एनी रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम एमडी था, मैनेजर था, एम्प्लॉय था। तो ये चारों का तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्या दिया इसके अलावा, कि ही शेल सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगा, रिपोर्ट करेगा ऑन अफेयर्स ऑफ द अदर बॉडी कॉर्पोरेट और एमडी या मैनेजर जिसका उसको लग रहा है कि रिजल्ट्स ऑफ द हिज इन्वेस्टिगेशन आर रेलेवेंट टू इन्वेस्टिगेशन फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। ठीक है, अगर उसको लग रहा है, इफ ही कंसीडर इन सो फार एज ही कंसीडर्स दैट रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन आर रेलेवेंट। अगर उसको लग रहा है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन किया ना बाकी लोगों का, ये एमसीक्यू आया हुआ है क्योंकि इसलिए मैं एम्फेसाइज करा रहा हूँ, ये एमसीक्यू एमसीक्यू आया हुआ है, केस बेस्ड एमसीक्यू मिलेगा तुमको, कि उसने एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन किया, रिलेटेड कंपनी का, और दूसरे रिलेटेड कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन किया। उसने सिर्फ एक ही इन्वेस्टिगेशन, यानी एक जो रिलेटेड कंपनी का था ना, उसकी रिपोर्ट उसने दी, दूसरे की नहीं दी। तो क्या उसको दोनों की देनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अगर लग रहा है क्या, इफ ही कंसिडर्स दैट रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन आर रेलेवेंट टू इन्वेस्टिगेशन फॉर विच ही इज अपॉइंटेड, तो वो देगा, वरना जरूरत नहीं है। तो उसके आंसर में वो सही था, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ अब, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। अब तुमको लग रहा है कि ना ये कंपनी तो छल कपट है, ये कंपनी छलावा है, छलावा क्या, ओनर कोई और है और दिख कोई और रहा है, असली में मैनेज कोई और कर रहा है, ओनरशिप किसी और के पास है। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है, it appears to central government that there is a reason it may appoint inspectors to investigate and report on matters relating to company and its membership for purpose of determining true persons। असली बंदे कौन है कंपनी के पीछे, कंपनी के पर्दे के पीछे असली लोग कौन है, राइट। तो हो सकता है किस किस का, हु आर और हैव बीन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन सक्सेस या फेलियर ऑफ कंपनी, इनका कर सकते हैं। जो डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब जो लोग डायरेक्टली
लिंक उस कंपनी के सक्सेस या फेलियर से। अगर कंपनी सक्सेस करेगी तो उनको फायदा होगा, कंपनी फेल होगी तो उनको भी नुकसान होगा। हु आर और हैव बीन एबल टू कंट्रोल और मटेरियली इन्फ्लुएंस पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंट्रोल कर रहे हैं तुम लोग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। या बेनिफिशियली, बेनिफिशियली शेयर होल्डर हो तुम, बेनिफिशियल शेयर होल्डर मतलब समझते हो ना, बेनिफिशियरीज हो तुम लोग। अल्टीमेटली आखिरी में शेयर शेयर की सारी डिविडेंड या शेयर के राइट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे बाद में 10 साल बाद आएंगे मान लो फॉर एग्जांपल। तो हु हैव और हैड बीन a beneficial interest in shares of the company, who are or have been beneficial owners or significant beneficial owner of the company. तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, एफसीबी। एफसीबी मतलब एफसीबी यानी फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, सी से कंट्रोल है तुम्हारा पॉलिसी पे, और बी से बेनिफिशियल ओनर हो तुम, या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है तुम होल्ड कर रहे हो, बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियल इंटरेस्ट, एफसीबी। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना जैसे कि एग्जांपल। ठीक है, अब एक बार सेक्शन 217 में आ जाओ, सेक्शन 217 में आ जाओ एक बार। ऑफिसर और एम्प्लॉय की क्या ड्यूटी बनती है टूवर्ड्स इंस्पेक्टर? जो कंपनी के ऑफिसर है, सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, एमडी, मैनेजर, जो जो ऑफिसर है, जो जो एम्प्लॉय है कंपनी के, उनकी क्या ड्यूटी बनती है? कि सब चीजें प्रिजर्व रखना, कोई भी चीजें जला वला के फेंक मत देना जैसी पता चल के आ रहे हो लोग, एंड टू प्रोड्यूस टू इंस्पेक्टर ऑल द बुक्स एंड पेपर्स और रिलेटिंग टू द कंपनी और एनी अदर पर्सन हु आर इन देयर कस्टडी। ऑल्सो नॉट टू कीप बुक्स एंड पेपर्स इन कस्टडी फॉर मोर देन 180 डेज, यानी कि इंस्पेक्टर जो है वो बुक्स वगैरह लेके जा सकता है, लेकिन वो अपने पास 180 डेज से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखेगा बुक्स को। ठीक है, वो चाहे तो किसी की भी पर्सन की एग्जामिन करवा सकता है ओथ में, एग्जामिन एनी पर्सन, एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। प्रायर अप्रूवल किसका लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। यहाँ पे एक बात थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, इसको चेंज, हल्का सा चेंज नहीं मतलब इंक्लूड करना है क्या, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स इंस्पेक्टर में, ये तो है ही, टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस टू एन इंस्पेक्टर ऑल बुक्स एंड पेपर रिलेटिंग टू द कंपनी और एनी अदर पर्सन हु आर इन देयर कस्टडी। इसमें यहाँ पे इंक्लूड करो ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ठीक है, और एक और चीज, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, यहाँ पे करो इंक्लूडिंग फॉर्मर एम्प्लॉइज, इंक्लूडिंग फॉर्मर एम्प्लॉइज, इंक्लूडिंग फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, प्लस प्लस इफ 219 की कंपनी है, 219 वाली कंपनीज, 219 वाली कंपनीज बोले तो कौन सी कंपनीज? रिलेटेड कंपनी थी ना, कंपनी की सब्सिडरी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की को सब्सिडरी, या फिर और कौन कौन से थे, मैनेजर, एम्प्लॉय, वो सब। जो अगर 219 वाली कंपनीज है तो ये कंपनी के भी ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज, ये कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉयज, ये कंपनी के भी ऑफिसर और एम्प्लॉयज को तुम कर सकते हो, ऑफिसर और एम्प्लॉयज, इनके ऑफिसर और एम्प्लॉयज के भी ड्यूटी बनती है क्या? ये टूवर्ड्स इंस्पेक्टर टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस ऑल द बुक्स। ठीक है, ये सारे पर्सन कवर्ड है, सारे पर्सन कवर्ड है, केस स्टडी है इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो, ये जो बोल रहा था मैं, एग्जामिन एंड ओथ विद प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मैं प्रायर, इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात तो इसको मार्क करो, विद द प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट आई कैन एग्जामिन हुम, आई कैन एग्जामिन और समन एनी अदर पर्सन, कौन से पर्सन? जो ऊपर मेंशन्ड है, ये वाले पर्सन, एनी अदर पर्सन मेंशन्ड इन पॉइंट वन, मेंशन्ड इन पॉइंट वन, मतलब ये वाला, ये पॉइंट वन, ये पॉइंट वन कर दो, ये पॉइंट टू कर दो, ये पॉइंट थ्री कर दो, ये पॉइंट फोर कर दो। ठीक है, कौन पर्सन हो गया? यानी कि ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो गया, ठीक है, एजेंट्स हो गए कंपनी के, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ दोस कंपनीज विच आर रिलेटेड कंपनी एज पर सेक्शन 219, वो कंपनीज भी कवर्ड हो गई है यहाँ पे। ठीक है ना,
तो उनका भी अगर तुमको हो तो एग्जामिन करना है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यू कैन एग्जामिन और समन एनी अदर पर्सन आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यू कैन आल्सो एग्जामिन ऑन ओथ टू दोज पर्सन, एग्जामिन ऑन ओथ दोज पर्सन आल्सो। क्लियर? इसके ऊपर एक केस स्टडी है बढ़िया, 5 क्वेश्चन की केस स्टडी बनी पूरी इस प्रोविजन पे, पूरा सेक्शन 210, 217, 216 के ऊपर, 219 के ऊपर। वो केस स्टडी अपन, केस स्टडी का मैं एक काम करूंगा, वीडियो भेज दूंगा, 7-8 मिनट का ही है वो, मैंने समझाया हुआ है। सारी केस स्टडी मैंने समझाई है ऑलरेडी, यूट्यूब में डाला है केस स्टडी बुकलेट्स के सारे जितने एमसीक्यूज है। तो वो वाला एमसीक्यू का पर्टिकुलरली मैं तुमको एक ना वीडियो भेजूंगा, वो देख लेना, अच्छी केस स्टडी है वो, अच्छी बनाई है। ठीक है, तो यहाँ अपना स्टेचुटरी प्रोविजन कवर हो गया समझो। अब अपन नॉन स्टेचुटरी प्रोविजन करेंगे। नॉन स्टेचुटरी में जैसे इनकमिंग पार्टनर है वो करा रहा है इन्वेस्टिगेशन, या फिर शेयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर इन प्राइवेट कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है। कोई बैंक वगैरह, मान लो मैं बैंक को, मेरे को तुमको लोन देना, तुम आए हो लोन करने, लोन लेने के लिए, तो मैं ऐसे ही तो लोन लूंगा नहीं, मेरे को तुमका क्रेडिट वर्दीनेस सब चीजें असेसमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं किसी इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करूंगा कि जाओ भैया इसका देख के आओ, बताओ मेरे को, रिपोर्ट करो क्या सही है कि क्या गलत है। इन्वेस्टिगेशन के लिए वो हो गया। फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग से पॉइंट है बहुत सारे, और इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। एक बार होमवर्क करके रखो, ये एक बार 2-3 पेज एक बार रीड करके आना, एक बार रीड करके आना, अपन ऊपर ऊपर से फिर कवर करते जाएंगे। एक बार रीड करके आओगे ना तो बैठ जाएगा। क्योंकि जैसे ये वेरिफिकेशन प्रोसीजर फॉर डिफॉल्केशन ऑफ इन्वेंट्री, ये आया था पिछले के पिछले अटेम्प्ट में, सॉरी दिसंबर 21 में ये आया था क्वेश्चन। तो ऐसा एक बार रीड करके आना फ्रॉड वाला, बाकी अपन बाकी पॉइंट्स कवर कर लेंगे, फ्रॉड वाला बस देख के आ जाना। बाकी मतलब ये भी कवर करेंगे, बट एक बार थोड़ा देख के आना, वरना एक बार में उतना अच्छे से नहीं बैठेगा। ठीक है, क्या हो गया? क्लियर? चलो